Grandpa would smile in his gentle way and patiently answer their questions. Their questions मतलब उन बच्चों की questions की बात हो रही है जो मेरी बहन शेरिल के साथ, छोटी छोटी लड़कियां और वो राउंड आइज वाले बच्चे आए थे, उनकी बात हो रही है। तो ग्रैंडपा खूब मुस्कुराते थे उन छोटे छोटे बच्चों के साथ और जेंटल और पेशेंट तरीके से, मतलब बहुत ही धीरज के साथ, धैर्य के साथ उन सबके क्वेश्चन का आंसर देते थे। या फिर उन छोटे छोटे बच्चों को, यानी मेरी बहन के दोस्तों को, वो कहानियां सुनाते थे, बहादुर योद्धाओं की कहानी या भूतों की या फिर जानवरों की। और वो छोटे छोटे बच्चे बहुत ही भय महसूस करने वाले अंदाज में बैठकर नाना जी की कहानी को चुपचाप सुनते थे बहुत ध्यान से। ये जो छोटे छोटे बच्चे थे ना, इन लोगों को लगता था कि दादाजी बहुत ही महान है, पर्सनालिटी वाइज भी और विचारों से भी। फाइनली एक दिन ऐसा भी आया कि जब मेरे स्कूल की छुट्टी हुई तो मेरे दोस्त लोग भी मेरे घर आए। उस दिन मैंने बहुत कोशिश किया उनको रोकने के लिए, लेकिन मैंने लाख कोशिश किया लेकिन वो लोग रुके नहीं, आ ही गए। वी आर गोइंग टू सी द ग्रेट इंडियन ऑफ बेल व्यू ड्राइव, मेरे दोस्त हैंक ने बोला, जो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड था। उसने बोला कि आज हम लोग जा रहे हैं उस महान इंडियन को देखने के लिए ऑफ बेलव्यू ड्राइव का इंडियन, मेरे नाना जी के बारे में, हु वाज सपोज टू बी माय बेस्ट फ्रेंड। और ये हैंक जो था ना, वो मेरे तमाम दोस्तों में से सबसे बेहतर दोस्त था, बेस्ट फ्रेंड। माय ब्रदर हैज सीन हिम 3 टाइम्स, मेरा भाई अब तक 3 बार मिल चुका है उनसे। यानी हैंक का छोटा कोई भाई रहा होगा, मेरी छोटी बहन शेरिल के साथ आके मिल लिया होगा मेरे नाना जी से। तो हैंक ने बोला कि मेरा भाई अब तक 3 बार मिल चुका है उस ग्रेट इंडियन से, सो ही ऑट टू बी वेल इनफ टू सी अस। और मुझे आशा है कि अगर वो बूढ़ा इंडियन इंसान, यानी कि ब्लैक अमेरिकन की बात हो रही है यहाँ, मार्टिन के नाना जी की और नाना की, अगर वो मेरे भाइयों से मिल सकता है तो इतना तो वेल एनफ होगा ही कि हमसे भी मिलेगा। व्हेन वी गॉट टू माय हाउस, जब मैं और मेरे सारे दोस्त मेरे घर आए, उस टाइम में ग्रैंडपा वाज सिटिंग ऑन द पैशियो। रोज की तरह ग्रैंडपा आंगन में बैठे हुए थे घर के पीछे। ही हैड ऑन हिज रेड शर्ट, और उस दिन उन्होंने लाल शर्ट पहन रखा था। सॉरी, ही हैड ऑन हिज, यहाँ इंडियन का मतलब है जो वो अमेरिकन जो थोड़े टैन हो गए हैं धूप में, ठीक है ना, स्कॉर्चिंग हीट में, ज़्यादा तपती गर्मी में काम करने वाले, हमेशा लेबर की तरह बाहर रहने वाले, तो उनका स्किन थोड़ा टैन हो गया है। तो वो वाइट अमेरिकन की तरह नहीं है, दिन रात एक्सपोज रहते हैं सनरेज में, तो थोड़े काले पड़ गए हैं। या उनका लुक्स थोड़ा थोड़ा काले अमेरिकन जैसा है भी, जैसे नाइजीरियन बेस वाले जो लोग होते हैं ना, वैसा जैसा। उसीलिए उनको इंडियंस के साथ तुलना करके बोला गया है। व्हेन वी गॉट टू माय हाउस, जब हम लोग अपने घर आए, तो ग्रैंडपा वॉज सिटिंग ऑन द पैशियो, ग्रैंडपा पैशियो में बैठे हुए थे आंगन में घर के पीछे। जनरली वो रेड शर्ट पहना करते थे, बट टुडे ही ऑल्सो वोर अ फ्रिंज लेदर वेस्ट। लेकिन आज रेड शर्ट के साथ साथ वो एक लेदर वेस्ट भी पहने हुए थे, चमड़े का, हिरन के चमड़े का एक अंडर गारमेंट जैसा बना लिए थे, जैसे वेस्ट होता है ना, गंजी जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं, वो सैंडो, उस टाइप का बना लिए थे चमड़े का, विद बीड्स। और वो वेस्ट जो था ना, वो बीड्स से डेकोरेटेड था, छोटे छोटे दानों से, मोतियों जैसी किसी चीज से डेकोरेटेड था। आदिवासी मूल के जो लोग होते हैं उनके पहन पहनाव, साज सज्जा में ये छोटे छोटे दानेदार मोती, बीड्स, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। इंस्टीड ऑफ हिज यूजुअल काउबॉय बूट्स, ही हैड सॉलिडली बीडेड मोकैजिन्स। और जो काउबॉय बूट्स पहनते थे ना यूजुअल तरीके से रोजाना, आज वो नहीं पहन के वो सॉलिड वाला, जो सॉलिडली बीडेड था, बीडेड मतलब उसके ऊपर भी दाने दाने से सजाया गया था, वो मोकैजिन्स पहने हुए थे ऑन हिज फीट, दैट स्टक आउट ऑफ हिज ब्लैक ट्राउजर। और वो उनके काले पैंट, एकदम नीचे जहाँ काले पैंट की मोहड़ी होती है ना नीचे, वहां से वो जूता बाहर निकला हुआ था। ऑफ कोर्स ही हैड हिज ओल्ड ब्लैक हैट ऑन, और हाँ, अपना काला टोपी भी वो पहने हुए थे। ही वॉज सेल्डम विदाउट इट, इसके बगैर तो रहते ही नहीं थे वो। बट इट हैड बीन ब्रश्ड एंड द फेदर इन द beaded headband was proudly erect। लेकिन आज वो टोपी अच्छी खासी तरीके से चमका दी गई थी, ब्रश अप हो गया था, और फेदर जो था, पंख, इन द बीडेड हेडबैंड, वो पंख जो एकदम टॉप पे लगा रहता था, वो प्राउडली इरेक्ट था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पंख को आज बड़ा घमंड हो रहा हो, बहुत ही नाज हो रहा हो, एकदम सीधा खड़ा था इरेक्ट होकर।
इट्स टिप अ ब्राइटर वाइट, और उस पंख का जो टिप था वो थोड़ा और ज़्यादा चमकीला सफ़ेद दिखाई दे रहा था। उनके बाल ले इन सिल्वर स्ट्रैंड्स ओवर द रेड शर्ट कॉलर, उनके बाल एकदम सिल्वर हो गए थे, पककर सफ़ेद। अब वो उनके कॉलर पर, पीछे शर्ट के कॉलर पर पड़े हुए थे। आई स्टेयर्ड जस्ट एज माई फ्रेंड्स डिड एंड आई हर्ड वन ऑफ देम मर्मर, वाओ। मैं तो अपने नाना जी को देखते ही रह गया, स्टेयर्ड, घूर घूर के, जैसे मेरे बाकी दोस्त देख रहे थे। मैं भी कम हैरान नहीं था आज मेरे नाना का ये शान शौकत देख के, और मैं तो देखते ही रह गया। मेरे दोस्तों ने कहा वाओ। मेरे नाना जी लुकड अप एंड व्हेन हिज आई मेट माइन, नाना जी ने अपना नज़र उठाया और देखा सारे बच्चों को, उसी में मैं दिखाई दिया। दे ट्विंकल्ड एज इफ ही वर लाफिंग इनसाइड, नाना जी की आंखें चमक रही थी खुशी के मारे, ऐसा लग रहा था जैसे अंदर ही अंदर वो हंस रहे हैं। ही नॉडेड टू मी एंड माई फेस गॉट ऑल हॉट, और मेरी तरफ देख करके उन्होंने अपने सिर को ऐसे नॉट किया, सिर हिलाया, हामी भरा, और मेरा चेहरा खुशी से भर उठा या शर्मा गया। I could tell that he had known all along I was afraid. I could tell that he had known all along I was afraid. He would embarrass me in front of my friends. मैं उनको बोल सकता था, बोलना चाहता था, बोल सकने की इच्छा थी मेरी, कि मैं उनको बता दूं कि कहीं वो कुछ ऐसी वैसी बात करके मुझे मेरे दोस्तों के साथ एम्बैरस ना कर दें। हाउ हॉक्सिलास बॉयज, ही ग्रिटेड, और अपने रिजर्वेशन का भाषा यूज करते हुए उन्होंने बोला, कैसे हो बच्चों। यहाँ पे ये जो हॉक्सिलास है, हॉक्सिलास का मतलब प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग। एंड हेल्ड आउट हिज हैंड, और अपना हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया सबसे हाथ मिलाने के लिए। माई बडीज पास्ड इन सिंगल फाइल, मेरे सारे दोस्त एक एक करके आगे बढ़ रहे थे। एंड शुक हिज हैंड एज आई इंट्रोड्यूस देम, और एक एक करके आगे बढ़े और मेरे नाना जी से हाथ मिलाए। दे वर सो पोलाइट, इतने नरम मिजाज के थे ना मेरे सारे दोस्त, इतना पोलाइटली बिहेव कर रहे थे उनके साथ। आई ऑलमोस्ट लाफ्ड, हमको तो हंसी आ जा रही थी, ये सारे शैतान दोस्त जो रोज मेरे साथ कैसे रहते हैं और आज नाना जी के साथ कितना पोलाइट। हाउ देयर ग्रैंडपा, कुछ बोल रहे थे, कैसे हैं ग्रैंडपा, कैसे आए आप, कुछ तो कह रहे थे, हाउ डू यू डू सर, कैसे हैं सर। मतलब अलग अलग अंदाज में वो लोग ग्रीटिंग कर रहे थे मेरे नाना जी को। यू लुक फाइन ग्रैंडपा, आई सेड टू द गाइज sat on the lawn, sorry, I said as the guys sat on the lawn chairs or on the patio floor. जब मैंने देखा कि मेरे सारे दोस्त लॉन के चेयर पे बैठे हुए हैं या आंगन के जमीन पे बैठे हुए हैं, मैं नाना जी के पास गया और जाकर बोला, नाना जी जबरदस्त दिख रहे हैं आप, हैंडसम दिख रहे हैं आप। उन्होंने बोला एग्री करते हुए, हाँ, यस। व्हेन आई वॉक अप दिस मॉर्निंग, उन्होंने फिर मुझे बताया अकेले में, हाँ बेटा, आज जब मैं सुबह उठा ना, इट सीम्ड द राइट टाइम टू ड्रेस इन द गुड क्लोथ्स, मुझे लगा कि आज आज कुछ सही समय है थोड़ा अच्छा से ड्रेस्ड अप होने का। आई न्यू दैट माई ग्रैंड सन वुड बी ब्रिंगिंग हिज फ्रेंड्स, मैं जानता था कि आज मेरा पोता अपने दोस्तों को लेकर आएगा मुझसे मिलवाने के लिए, इसीलिए आज मैं अच्छे कपड़े पहन लिया। आई ऑफर्ड, मैंने अपने दोस्तों को ऑफर किया, यू गाइज वांट सम लेमनेड और समथिंग, कुछ नींबू पानी वगैरह लोगे क्या तुम लोग, बोलो, या कुछ और लोगे। कोई भी कुछ खाना पीना नहीं चाहता था। दे वर लिसनिंग टू ग्रैंडपा एज ही started telling how he had killed the deer from which his waist was made. सारे के सारे मेरे दोस्त लोग ध्यान लगा के सुन रहे थे, किसको, ग्रैंडपा को, क्योंकि ग्रैंडपा शुरू हो गए थे कहानी सुनाना। मेरे सारे दोस्तों को कहानी सुना रहे थे कि कैसे उन्होंने एक उस हिरण को मारा जिस हिरण के खाल से उनका ये वेस्ट बना हुआ था। तो इसी कहानी शुरू कर दिए थे वो, सारे लोग का दिमाग उसी में लगा हुआ था। ग्रैंडपा डिड मोस्ट ऑफ द टॉकिंग व्हाइल माय फ्रेंड्स वर देयर, मेरे नाना जी ने अधिकतर सारी बातें उसी वक्त कर ली जब मेरे सारे दोस्त वहां पर थे। आई वॉज सो प्राउड ऑफ हिम, सच में बहुत प्राउड फील हो रहा था मेरे ग्रैंडपा के बारे में सोच सोच कर। एंड अमेज्ड एट हाउ रिस्पेक्टफुली क्वाइट माई बडीज वेयर, और मैं इस बात पे भी हैरान था कि मेरे जो दोस्त वगैरह आए थे ना, बदमाश दोस्त, वो सारे दोस्त कितने रिस्पेक्टफुल तरीके से और कितने क्वाइट ढंग से, शांति ढंग से पेश आए दादाजी के साथ। अक्सर दोस्त लोग बड़े बदमाश होते हैं। मॉम हैड टू चेज देम होम एट सपर टाइम, मेरी मम्मी को
वैसे भी मेरे सारे दोस्तों को लौटा ही देना था। मम्मी ने सोच ही रखा था कि सपर टाइम जब आ जाएगा, खाने का टाइम, तो तब तक सारे बच्चों को हम लौटा ही देंगे कि भाई जाओ सब लोग अपने अपने घर जाओ, अब खाने पीने का टाइम हुआ, ठीक है ना। वो हम इंडियन लोग जैसा उनका कल्चर नहीं होता है कि अब आए हो तो ये सब लोग हमारे घर खा के जाओ। उनके वहाँ है कि जाओ जाओ अब अपने घर खाओ पियो, टाइम हो गया। एज द लेफ्ट, जब वो सारे चले गए, दे शुक ग्रैंडपाज हैंड अगेन एंड सेड टू मी, और सारे के सारे ग्रैंडपा के हाथ को मिला के जा रहे थे, उनसे हैंडशेक करके जा रहे थे और हमको बोल के गए, मार्टिन, ही इज रियली ग्रेट। सच में तेरे नाना जी तो कमाल के हैं, बहुत महान है। या मैन, डोंट ब्लेम यू फॉर कीपिंग हिम टू योर सेल्फ। दूसरे बच्चे ने कहा मुझको, हाँ सच बोल रहा है ये, और तू अपने आप को ब्लेम मत करना, आज तक अपने नाना जी को खुद के लिए रिजर्व करके रखने के लिए, है ना। मुझे पता है कि तू गिल्टी फील कर रहा होगा कि आज तक तू नाना जी को खुद के पास रखा, हम लोग से मिलने नहीं दिया, लेकिन अब ब्लेम मत करना, हम लोग फिर आएंगे। कहने का मतलब ये है, कैन वी कम बैक। फिर शायद पहले वाले ने ही या कोई और भी उसके दोस्त ने कहा, अच्छा तो मार्टिन क्या हम लोग वापस आ सकते हैं ना। बट आफ्टर दे लेफ्ट, मॉम सेड, लेकिन जब वो सारे चले गए तो मम्मी ने कहा, नो मोर विजिटर्स फॉर अ वाइल मार्टिन। मार्टिन ख्याल रखना, अब तुम्हारे कोई दोस्त यहाँ नहीं आने चाहिए। ग्रैंडपा वोंट एडमिट इट, ग्रैंडपा अब ये पसंद नहीं करेंगे, बट हिज स्ट्रेंथ हैज नॉट रिटर्न्ड। एक्चुअली में ग्रैंडपा का स्ट्रेंथ जो है ना, वो वापस नहीं आया है, मतलब वो इतने कमजोर हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, अभी वो पूरी तरह से रिकवरी नहीं हुई है उनकी। ही लाइक्स हैविंग कंपनी, ये बात सच है कि उनको संगति चाहिए, कोई साथ में रहे, लेकिन किसी भी साथ या संगति में वो टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं। दैट इवनिंग ग्रैंडपा कॉल्ड मी टू हिज रूम, उसी शाम की बात है, ग्रैंडपा मुझे अपने कमरे में बुलाए सोने के पहले, और उन्होंने बोला, टुमारो व्हेन यू कम होम इट विल बी टाइम टू गिव यू द मेडिसिन बैग। कल आओ, समय आ गया है, तुम्हें कल मेडिसिन बैग देंगे हम। आई फेल्ट अ हार्ड स्क्वीज, मैंने महसूस किया कि बहुत ही जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से कोई स्क्वीज कर रहा है, ऐंठ रहा है, मरोड़ रहा है। फ्रॉम वेयर माई हार्ट इज सपोज टू बी, जहां मेरा दिल है ना, दिल वाले एरिया को दिल वाले एरिया को कोई पकड़ कर ऐंठ रहा है, उसमें ऐंठन महसूस किया मैंने। एंड वॉज स्केयर्ड, और मैं डर गया। बट आई आंसर्ड, लेकिन मैंने नाना जी को कहा, ओके ग्रैंडपा, ठीक है। ऑल नाइट आई हैड वियर्ड ड्रीम्स, पूरी रात मैं भयानक सपने देखता रहा। बिजली कड़क रही है, तड़ 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 ऐसे बिजली तड़क रही है, मैं सो रहा हूँ, इसी का सपना देख रहा हूँ। लाइटनिंग हो रही है, खूब बिजली चमक रही है। ऑन अ हाई हिल, कहीं पहाड़ है, पहाड़ के ऊपर ऐसा हो रहा है। फ्रॉम अ डिस्टेंस आई हर्ड द स्लो बीट ऑफ अ ड्रम, और कुछ दूरी से ड्रम का बीटिंग सुनाई दे रहा है मुझको। इमेजिन करो, बिजली चमक रही है, तड़क रही है, पहाड़ है, कहीं दूर से, कुछ अजीब सा लग रहा है, भूतिया भूतिया आदिवासी टाइप। फ्रॉम अ डिस्टेंस आई हर्ड द स्लो बीट ऑफ अ ड्रीम। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा, आई फेल्ट एज इफ आई हैड नॉट स्लेप्ट एट ऑल, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं सारी रात सोया नहीं हूँ, जाग रहा था। एट स्कूल इट सीम्ड एज इफ द डे वुड नेवर एंड, और स्कूल में तो ऐसा लग रहा था जैसे दिन कभी खत्म ही नहीं होगा। एंड व्हेन इट फाइनली डिड, और फाइनली जब स्कूल खत्म हुआ तो मैं दौड़ के घर आया। ग्रैंडपा वॉज इन हिज रूम, ग्रैंडपा अपने कमरे में बैठे थे, बेड पर। द शेड्स वेयर डाउन एंड द प्लेस वॉज डिम एंड कूल, शाम हो गई थी, ठंडा, जिस जगह बैठे हुए थे वो थोड़ा अंधेरा भी था, हल्का कम रोशनी वाला, और ठंडा जगह था। मैं उनके सामने आकर, मेरे नाना जी के सामने फ्लोर पे बैठ गया। बट ही डिड नॉट इवन लुक एट मी, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा नहीं। आफ्टर वॉट सीम्ड अ लॉन्ग टाइम ही स्पोक, उसके बाद बड़े लंबे समय के बाद तब उन्होंने बोला, आई सेंट योर मदर एंड सिस्टर अवे, उन्होंने बोला, देखो बेटा, मैं तुम्हारी मम्मी और तुम्हारी बहन को बाहर भेज दिया हूँ। अभी जो तुम आज सुनने वाले हो मेरे से, ये सिर्फ इंसान की कान के लिए बना हुआ है। एंड वॉट यू विल रिसीव, और जो तुम मुझसे आज रिसीव करोगे, हासिल करोगे, ये भी इंसान के हाथ के लिए ही सिर्फ बना है। ही फेल्ट साइलेंट, उसके बाद एकदम चुप हो गए वो। एंड आई फेल्ट शिवर्स डाउन माई बैक, और मेरा तो शरीर ही कांप गया था उनका इस तरीके से बोलना और बात सुनकर, क्या आखिर देने वाले हैं। माई फादर इन हिज अर्ली मैनहुड, ग्रैंडपा बिगैन,
मार्टिन के नाना जी, मार्टिन कह रहा है कि मेरे नाना जी बोलना शुरू किए कि उनके पिताजी जब वो वयस्क हुए, एडल्ट हुए, एक ग्रोन अप मैन की तरह हो गए, तो उन अर्ली दिनों की बात है, शुरुआती दिनों में उन्होंने एक विजन बनाया, एक सपना देखा। और वो सपना क्या था? टू फाइंड ए स्पिरिट गाइड। एक स्पिरिट गाइड ढूंढना था उनका सपना। स्पिरिट गाइड होता है एक इमेजिनरी गाइड जो हर वक्त हमारे साथ होता है, हमारी मदद करता है, मुश्किलों में हमारे साथ खड़ा होता है और गलती करने से हमें बचाता है। ऐसा ही एक इमेजिनरी गाइड है, तुम्हारे पास भी हो सकता है, मेरे पास भी हो सकता है। तो मेरे पिताजी ने ऐसा सपना देखा था कि वो एक स्पिरिट गाइड की तलाश करेंगे। यू कैनॉट अंडरस्टैंड हाउ इट वॉज इन दैट टाइम व्हेन द ग्रेट टेटन स्यू वर फर्स्ट मेड टू स्टे ऑन द रिजर्वेशन। तुमको नहीं पता बेटे, नाना जी ने मुझे बताया, तुमको नहीं पता मार्टिन कि उस समय हमारे ट्राइब के लोगों को, हमारे कम्युनिटी के लोगों को कैसा महसूस हुआ था। ग्रेट टेटन स्यू, हम लोग काफी महान थे, एक बहुत बड़े एरिया और लैंड को कवर करके हम लोग रहते थे। लेकिन जब हमें मजबूरन धकेल दिया गया रिजर्वेशन में रहने के लिए यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, लड़ाई में हारने के बाद, तो कैसा महसूस हुआ तुम्हें नहीं बता सकता। देयर वॉज अ स्ट्रॉन्ग नीड फॉर गाइडेंस फ्रॉम वाकन टांका। और उन दिनों में एक जरूरत थी वाकन टांका का गाइडेंस पाने का। वाकन टांका, हमारी कम्युनिटी के लोग मानते थे कि यही उनका भगवान है। ये वाकन टांका हर तरह का मदद करता है, हमारे कम्युनिटी के लोगों का ऐसा मानते थे वो लोग। तो मेरे पापा चाहते थे कि कोई एक ऐसा गाइडेंस मिल जाए वाकन टांका का, द ग्रेट स्पिरिट। बट टू मेनी ऑफ द यंग मेन वेर फिल्ड विद डिस्पेयर विद हैट्रेड। लेकिन हमारे कम्युनिटी के बहुत सारे यंग मैन ऐसे भी थे जो आशा और उम्मीद छोड़ चुके थे, क्योंकि इतना बड़ा लैंड कवर करके रहने वाला, कभी हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि हम लोगों का जमीन हमसे छीन लिया जाएगा। और यूएस गवर्नमेंट ने जबरदस्ती हमें डराकर धमकाकर लड़ाई में हराकर हमारी जमीनें हमसे छीन ली और हमें मजबूर कर दिया एक छोटे से लैंड पे रहने के लिए, रिजर्वेशन में। इसलिए हमारे कम्युनिटी के सारे नौजवानों की उम्मीदें टूट गई, सारे निराश हो गए थे, सारे नफरत से भर गए थे। They thought it was hopeless to search for a vision when the glorious life was gone and only the hated confines of a reservation lay ahead. वो सारे लोग सोचने लगे थे, अब ऐसा कोई भी सपना साकार होने वाला नहीं है, कोई भी सपना साकार नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है सपना देखने का। और उनका ऐसा इसलिए मानना था क्योंकि जो खूबसूरत दिन थे वो तो चले गए, ग्लोरियस दिन तो चले गए, और अब आने वाले दिनों में हमारी कम्युनिटी के लोगों में सिर्फ नफरत बची रहेगी और कुछ नहीं। बट माई फादर हेल्ड टू द ओल्ड डेज। लेकिन मेरे पापा नहीं हारे। मेरे पापा के जैसे बाकी नौजवान तो हार मान लिए, निराश हो गए, लेकिन मेरे पापा नहीं माने। उनको वाकन टांका और उनके जैसे स्पिरिट्स में काफी विश्वास था। उनका ऐसा मानना था कि नहीं, हमें कोई ना कोई स्पिरिट गाइड मिलेगा। ही केयरफुली प्रिपेयर्ड फॉर हिज क्वेस्ट। और अच्छी खासी तैयारी पापा ने किया स्पिरिट गाइड ढूंढने का, विद अ प्यूरिफाइंग स्वेट बाथ। और उस तैयारी में स्वेट बाथ भी था। स्वेट बाथ क्या होता है भाई? यू शेप का, टर्न किया हुआ यू शेप का, जैसे एक छोटा सा झोपड़ी जैसा बनाकर, और उसमें पत्थर वगैरह को गर्म करके स्टीम पैदा किया जाता है, ऊपर से पानी डालकर स्टीम पैदा होता है अंदर, और उस स्टीम में अंदर बैठ करके जो लोग बात करते हैं, स्टीम बात जैसा है। एंड देन ही वेंट अलोन टू अ हाई बट टॉप टू फास्ट एंड प्रे। और उसके बाद और उसके बाद मेरे पिताजी स्टीम बात लेने के बाद, खुद को प्यूरिफाई करने के बाद, एकदम प्रिपेयर्ड हो गए कि वो वाकन टांका जैसे किसी स्पिरिट का मदद पाएंगे, स्पिरिट गाइड पाएंगे। और इसके लिए साधना करने के लिए वो एकदम अकेले में चले गए, एकदम टॉप में पहाड़ी के, वहाँ फास्ट करना शुरू किए, उपवास और प्रेयर करना। 3 दिन के बाद ही रिसीव्ड हिज सैक्रेड ड्रीम। उनको अपना सपना पूरा करने का मौका मिल गया। 3 दिन के बाद उनका सपना पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? वो देखे, आफ्टर लॉन्ग सर्चिंग, काफी तलाश करने के बाद, तलाश कर रहे थे स्पिरिट गाइड का, उसी वक्त उनको व्हाइट मैन का आयरन मिला, किसी गोरे अमेरिकन के द्वारा छोड़ा हुआ एक लोहा। He did not understand his vision of finding something belonging to the white people, for in that time they were the enemy. समझ नहीं पा रहे थे कि जिस विजन का तलाश मैं कर रहा हूँ, जिस स्पिरिट गाइड का तलाश कर रहा हूँ, उस तलाश में ये किसी व्हाइट अमेरिकन के द्वारा छोड़ा हुआ लोहा क्या सिग्नल दे सकता है, क्या सिंबल हो सकता है। क्योंकि ये व्हाइट अमेरिकन तो उनके दुश्मन थे, तो दुश्मनों से पाया हुआ एक आयरन का टुकड़ा, ये मेरे लिए क्या सिंबल हो सकता है, समझ नहीं पा रहे थे।
When he came down from the but to cleanse himself at the stream below, जब पहाड़ी से नीचे उतरे उसके टॉप से स्ट्रीम में नहाकर अपने आप को प्योर करने के लिए, he found the remains of a campfire. तो नीचे आए तो देखे एक कैंप फायर का छूटा हुआ अवशेष बचा हुआ था, रिमेनिंग पार्ट, राख खाई व छाई वगैरह, एंड द ब्रोकन शेल्स ऑफ एन आयरन केटल, और एक टूटे हुए लोहे के केतली का कुछ टुकड़ा मिला, द ब्रोकन शेल ऑफ एन आयरन केटल. दिस वाज अ साइन व्हिच रीइंफोर्स्ड हिज ड्रीम. और ये एक तरह का उनको सिग्नल मिला कि उनका सपना लगता है पूरा हो जाएगा, और अपने ड्रीम पे थोड़ा और वर्क करने लगे. उनका ड्रीम अभी पूरा नहीं हुआ था. ड्रीम को पूरा करने का ये ड्रीम को पूरा करने के रास्ते में जो चीज़ें होनी चाहिए उसी की शुरुआत अभी हुई थी. वो जो नीचे आए और उनको एक वाइट अमेरिकन से छोड़ा हुआ आयरन शेल मिला, वो बस एक शुरुआत है, एक स्टेप है. इट टुक अ पीस ऑफ द आयरन फॉर हिज मेडिसिन बैग. और उस आयरन केटल के टुकड़ों में से एक टुकड़ा उन्होंने उठा लिया और अपने मेडिसिन बैग में रख लिया, which he had made of elk skin years before to prepare for his quest. बहुत पहले उन्होंने ये मेडिसिन बैग बनाया था ताकि इसी मेडिसिन बैग को लेके निकलेंगे क्वेस्ट करने के लिए, वाकनटांका जैसे एक स्पिरिट गाइड की तलाश करने के लिए निकलेंगे. वो स्किन का बना हुआ था, लेदर बैग था छोटा सा. ही रिटर्न टू हिज विलेज. उसके बाद वो फिर गांव वापस आ गए. वेयर ही टोल्ड हिज ड्रीम टू द वाइज ओल्ड मैन ऑफ द ट्राइब. गांव आकर उन्होंने पुराने बूढ़े बुजुर्गों को कहानी सुनाई, पूरी बात बताई. दे गेव हिम द नेम आयरन शेल. और उसके बाद गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने मेरे पापा को ये नाम दे दिया आयरन शेल का, क्योंकि आयरन शेल वो ढूंढ के लाए थे, अपने मेडिसिन बैग में रखे थे, तो इसीलिए मेरे पापा का नाम पड़ गया आयरन शेल. ये कौन बता रहा है? मार्टिन के परनाना, मार्टिन के मम्मी के दादाजी जो उसके घर में आए हुए थे. दे गेव हिम द नेम आयरन शेल बट नीदर डिड दे अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द ड्रीम. लेकिन उन लोगों में से कोई भी, ट्राइब में से कोई भी इंसान उस ड्रीम का मतलब समझ नहीं पाया. दिस फर्स्ट आयरन शेल केप्ट द पीस ऑफ आयरन. ये जो पहला आयरन शेल था, आयरन शेल किसको बोला गया? मार्टिन के परनाना का वो पिताजी जो थे उन्हीं को आयरन शेल बोला गया है. ये जो सबसे पहले आयरन शेल थे, द फर्स्ट आयरन शेल, उन्होंने इस पीस ऑफ आयरन को रखा अपने साथ, हमेशा रखा, एंड बिलीव्ड इट गेव हिम प्रोटेक्शन फ्रॉम द इविल्स ऑफ दोज अनहैप्पी डेज. और उनका ऐसा मानना था कि उन दिनों जो उनके ऊपर और उनके परिवार और उनके कम्युनिटी के ऊपर जो तबाही आई थी, डिफिकल्टीज आई थी, अनहैप्पी डेज आए थे, उन अनहैप्पी डेज में वो आयरन का जो टुकड़ा था मेडिसिन बैग के अंदर, वो उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहा था. इसी विश्वास के साथ वो मेडिसिन बैग को रखे थे. देन अ टेरिबल थिंग हैपेंड टू आयरन शेल. उसके बाद एक बहुत ही खतरनाक घटना घट गई मेरे पिताजी के साथ. आयरन शेल यहाँ मेरे पिताजी को बोला गया है. ही एंड सेवरल अदर यंग मैन वेर टेकन फ्रॉम देयर होम्स. मेरे पापा को और भी कई नौजवान लोगों को उनके घर से उठाया गया मिलिट्रीज के द्वारा, सोल्जर्स के द्वारा, एंड सेंट फार अवे टू अ वाइट मैन्स बोर्डिंग स्कूल. और उनको उठाकर जबरदस्ती भेज दिया गया एक गोरे अमेरिकन के बोर्डिंग स्कूल में. ही वॉज एंग्री एंड लोनसम फॉर हिज पेरेंट्स एंड यंग गर्ल ही हैड वेड बिफोर ही वॉज टेकन अवे. आयरन शेल को यानी मेरे पापा को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उनको उनके मम्मी पापा से, और अभी अभी जो शादी उन्होंने की थी जिस नौजवान लड़की से, अभी वो भी छोटी ही थी उम्र में, इन लोगों से उन्हें खींच कर जबरदस्ती ले जाया गया था. इसीलिए मेरे पिताजी को गुस्सा आ गया था. एट फर्स्ट आयरन शेल रेजिस्टेड द टीचर्स अटेम्प्ट्स टू चेंज हिम एंड ही डिड नॉट ट्राई टू लर्न. सबसे पहले तो जब बोर्डिंग स्कूल में गए, व्हाइट मैन के बोर्डिंग स्कूल में, तो मेरे पिताजी जो थे आयरन शेल पहले रेजिस्ट किए. टीचर की कोशिशें लगातार होती रही कि वो आयरन शेल को चेंज कर दे, सिखाए, पढ़ाए, उसका मेंटालिटी बदल दे, और मेरे पापा हमेशा रेजिस्ट करते रहे कि हम नहीं सीखेंगे, नहीं पढ़ेंगे. वन डे इट वॉज हिज टर्न टू वर्क इन द स्कूल्स ब्लैकस्मिथ शॉप. एक दिन मेरे पापा का टर्न आया स्कूल के अंदर लोहार के वहाँ काम करना था. मेरे पापा को लोहार के पास, जैसे कि स्कूल में टर्न बाय टर्न अलग अलग दिन बच्चों को अलग अलग वर्कशॉप में भेजा जाता होगा. अमेरिकन स्कूल वगैरह में ऐसा नियम है, उनको हर तरह का काम सिखाते हैं वो लोग. तो लोहार के वहाँ भेजा गया. As he walked into the place, he knew that his medicine had brought him there to learn and work with the white man's iron. और जब मेरे पापा उसके वहाँ गए तो अचानक उनको ऐसा महसूस हुआ कि हो सकता है मेरा ये मेडिसिन बैग के अंदर रखा हुआ जो आयरन का टुकड़ा है, जो हमेशा हमारी सेफ्टी में रहता है, तैनात रहता है, हो सकता है वही डायरेक्ट कर रहा हो हमको, उसी का ये डायरेक्शन हो कि हमको जाना है एक ब्लैक स्मिथ के पास
और उसके वहाँ हमको काम सीखना है। तो मेरे पिताजी का इंटरेस्ट आ गया पढ़ने और सीखने में, ब्लैक स्मिथ वाला काम। आयरन शेल बिकम अ ब्लैक स्मिथ, उसके बाद मेरे पापा एक लोहार बन गए। एंड वर्क एट द ट्रेड, और वो इसी काम को करने लग गए, यही उनका ट्रेड बन गया। व्हेन ही रिटर्न टू द रिजर्वेशन, जब रिजर्वेशन में लौटे तो वहां से लौटे, ऐसा नहीं है कि वहीं पे रह गए। सीखने के बाद फिर वो लौटे, और लौटे तो लोहे का काम करना शुरू कर दिए। ऑल ऑफ हिज लाइफ ही ट्रेजर्ड द मेडिसिन बैग, और सारी जिंदगी उन्होंने मेडिसिन बैग को संभाल के रखा। व्हेन ही वाज ओल्ड एंड आई वाज अ मैन, जब वो बूढ़े हो गए और मैं एक ग्रोन अप मैन बन गया, मैं मतलब अभी फिलहाल जो दादाजी हैं उनकी बात हो रही है, बोल रहे हैं जब मैं एक ग्रोन अप मैन बन गया और वो बूढ़े हो गए, तो उन्होंने ये चीज मुझे दे दिया। फॉर नो वन मेड द विजन क्वेस्ट एनी मोर, क्योंकि अब उनके बाद और कोई वाकन टांका जैसे किसी स्पिरिट गाइड की तलाश में हमारे कम्युनिटी, हमारे सिव कम्युनिटी का कोई और आदमी रेडी ही नहीं था उसकी तलाश करने में। तो उन्होंने जो भी हासिल किया उस स्पिरिट गाइड की तलाश में, वो सब कुछ उस मेडिसिन बैग में ही था, उन्होंने वो मुझे दे दिया। ग्रैंडपा क्विट टॉकिंग एंड आई स्टेयर्ड इन डिसबिलीफ। ग्रैंडपा बात बंद कर दिया और फिर मैं उनको हैरान होकर के, विश्वास नहीं हो रहा था उनकी बातों पे मुझे, मैं उनको देख रहा था। एज ही कवर्ड हिज फेस, और उन्होंने अपना चेहरा ढक लिया अपने हाथों से, और उनके शोल्डर्स जो थे वो हिल रहे थे विथ क्वाइट शॉब्स, और हल्का सा सॉबिंग कर रहे थे, सिसकियां ले रहे थे। आई लुक्ड अवे अंटिल ही बिगेन टू स्पीक अगेन, इसका मतलब वो रोना शुरू कर दिए थे अपने पिताजी को याद करके। अपना मुंह ढक लिए और ढक करके कंधे उनके हिल रहे थे ऐसे 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 ऐसे, इसका मतलब रो रहे थे वो। मैं तब तक इंतजार करता रहा कि जब तक वो फिर से दोबारा बोलना ना शुरू करें। फिर नाना जी ने बोलना शुरू किया। आई केप्ट द बैग अंटिल माई सन, उन्होंने कहा कि मैंने ये बैग को मेरे पास रखा जब तक कि मेरा बेटा मेच्योर्ड नहीं हो गया, एक ग्रोन अप मैन नहीं बन गया, तब तक इसे संभाल कर रखा था। एंड हैड टू लीव अस टू फाइट इन द वॉर अक्रॉस द ओशन, मैंने ये बैग अपने पास रखा जब तक कि मेरा बेटा, यानी कि तुम्हारी मम्मी का पिताजी, मार्टिन को बोल रहे हैं वो, जब तक वो ग्रोन अप मैन बन नहीं गया तब तक। और फिर अब बारी थी कि मैं इस मेडिसिन बैग को उसे दे दूं, उसके हवाले दे दूं, और वह समुद्री इलाकों में लड़ाई करने के लिए जा रहा था। मैंने ये मेडिसिन बैग उसको दे दिया, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि ये मेडिसिन बैग उसकी रक्षा करेगा लड़ाई के मैदान में। लेकिन मेरा बेटा नहीं माना, उसने इस मेडिसिन बैग को नहीं लिया, अपने साथ नहीं ले गया। वह डरता था कि वो कहीं इसे खो ना दे, परिवार की धरोहर है, परंपरा है। ही डाइड इन द फार अवे प्लेस, और उसके बाद वही हुआ जिस बात का मुझे डर था, लड़ाई के मैदान में वो मारा गया, बहुत दूर इलाके में। अगेन ग्रैंडपा वॉज स्टिल, फिर से ग्रैंडपा चुप हो गए। एंड आई फेल्ट हिज ग्रीफ अराउंड मी, और मैं महसूस कर रहा था उनका जो दुख था, वो दुख अब मेरे ऊपर भी हावी हो रहा था। फिर वो बोलते गए, मेरे बेटे, अपने गला को साफ करते हुए वो बोले, मेरे बेटे, अपना गला साफ करते हुए फिर मेरे नाना जी ने कहा, मेरा बेटा जो था ना, हैड ओनली अ डॉटर, उसकी तो सिर्फ एक बेटी थी। एंड इट इज नॉट प्रॉपर फॉर हर टू नो ऑफ दीज थिंग्स, और बेटियों के लिए ये उचित नहीं है कि वो इन चीजों के बारे में जाने, पारिवारिक परंपरा और धरोहर के लिए। इसका मतलब अमेरिका वगैरह में भी, यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में, इन सब जगहों में भी अंधविश्वास या कंजर्वेशन जिसको बोलते हैं, ऑर्थोडॉक्स जिसको बोलते हैं, बेटी बेटा का फर्क भेद, ये उस जगह भी था तब। ही अनबटन्ड हिज शर्ट, उन्होंने अपना शर्ट का बटन थोड़ा ढीला किया खोलकर, पुल्ड आउट द लेदर पाउच, और जो पहन रखा था वो लेदर पाउच को निकाला, लिफ्टेड इट ओवर हिज हेड, और अपने सिर के बाहर से निकाला उसको। ही हेल्ड इट इन हिज हैंड, निकाल कर हाथों में रखा, टर्निंग इट ओवर एंड ओवर एज इफ मेमोराइजिंग हाउ इट लुक्ड, और बार बार उसे अदल बदल कर पलट पलट कर देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे मानो वो याद करने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में ये कैसा दिखता था शुरुआती दिनों में, अब तो वो घिस गया था चमड़े का बना हुआ। उन्होंने बोला, उस बैग को खोलते हुए, छोटा सा पाउच था उसको खोलते हुए, और उसके अंदर से दो चीजें निकालते हुए कहा, इस बैग के अंदर इज द ब्रोकन शेल ऑफ द आयरन केटल। देखो मार्टिन, इस बैग के अंदर, पाउच के अंदर, एक चीज तो ये लोहे का टुकड़ा है, जो किसी लोहे के केतली का टुकड़ा है, और एक है पत्थर फ्रॉम द बट, उस माउंटेन का पत्थर है, उस पहाड़ी का पत्थर है जहां मेरे पिताजी गए थे तपस्या करने, साधना करने। एंड ए पीस ऑफ द सैक्रेड सेज, जला हुआ अवशेष, क्योंकि वो उड़ रहा है, थोड़ी देर बाद अभी बताया गया है। एंड ए पीस ऑफ द सैक्रेड सेज, और एक पवित्र साधु सन्यासी, यानी अपने पिताजी की बात कर रहे हैं, कि उनका अंश भी इसके अंदर है।
ही हेल्ड द पाउच अपसाइड डाउन, उसके बाद पाउच को उल्टा कर दिए वो, मुंह नीचे हो गया और उसका तलवा ऊपर, और उसके अंदर से डस्ट निकला काफी. आफ्टर द बैग इज योर्स यू मस्ट पुट अ पीस ऑफ prairie sage within and never open it again until you pass it on to your son. उसके बाद बोले कि जब ये बैग तुम्हारा हो जाएगा ना आज के बाद, यू पुट अ पीस ऑफ prairie sage, तो फिर तुम्हारे पहले वाला जो सन्यासी है, यानी कि तुम्हारे सन्यासी किसको बोला गया है, जो अपनी धरोहर को संभाल के रखा है, वो एक संत ही तो है. तो तुमसे पहले वाला, जो तुमसे तुम्हारा प्रायर वाला जो है, जिसने तुमको ये दिया है, उसका अंश लेकर इसके अंदर डाल के रखना. विद इन एंड नेवर ओपन इट अगेन, और फिर कभी खोलना मत, कभी देखना मत. अंटिल यू पास इट ऑन टू योर सन, और फिर इसको अपने बेटे को पास कर देना. फिर तुम्हारा बेटा इसको अपने पास रखेगा और तुम्हारा अंश उसके अंदर डाल लेगा बाद में. ही रिप्लेस द पेबल, उन्होंने पेबल को निकाला, उसको हटा दिया, एंड द पीस ऑफ आयरन एंड टाइड द बैग. पेबल को रिप्लेस कर दिया एंड द पीस ऑफ द आयरन, और उस लोहे का जो टुकड़ा था उसको भी, उसे भी रिप्लेस कर दिया, और रिप्लेस करके मतलब उसकी जगह दूसरा दूसरा टुकड़ा डाल दिया, दूसरा पत्थर डाल दिया, और फिर बैग को टाई कर दिया, अच्छी तरह से बांध दिया. आई स्टूड अप समहाउ नोइंग आई शुड, मैं खड़ा रहा चुपचाप. मार्टिन कह रहा है, नरेटर कौन है, मार्टिन कह रहा है मैं तो खड़ा रहा, और जो मुझे जानना चाहिए था वो जानते जानते मैं खड़ा रहा. ग्रैंडपा स्लोली रोज, खड़े हुए धीरे से, बिस्तर से खड़े हो गए, एंड स्टूड अपराइट इन फ्रंट ऑफ मी, और मेरे सामने स्ट्रेट खड़े हुए, होल्डिंग द बैग बिफोर माई फेस, बैग को मेरे चेहरे के सामने ऐसे लेकर खड़े हुए. आई क्लोज माई आईज, मैंने अपनी आंखों को बंद किया, एंड वेटेड फॉर हिम टू स्लिप इट ओवर माई हेड, और मैंने अपनी आंखों को बंद किया और इंतजार कर रहा था उनके लिए कि कब वो मेरे गले में पहना देंगे. बट ही स्पोक, लेकिन वो अभी भी बोल ही रहे थे. फिर कुछ बोल रहे थे, फिर कुछ बोले. वो बोले नो यू नीड नॉट वियर इट, नहीं बेटा नहीं, ऐसा मत सोचो कि मैं तुम्हें ये पहना दूंगा, ये पहनना नहीं है तुम्हें. ही प्लेस द सॉफ्ट लेदर बैग इन माई राइट हैंड, मेरे दाहिने हाथ में बस रख दिया, एंड क्लोज माई अदर हैंड ओवर इट, और मेरे बाएं हाथ को उठाकर कहा कि इसके ऊपर रख लो, ढक दो. इट वुड नॉट बी राइट टू वियर इट इन दिस टाइम, अभी वक्त नहीं आया है इसे पहनने का. हर चीज में कहते थे ना, वक्त आ गया है, सही वक्त आ गया है. ये सही समय भी नहीं है, ये सही जगह भी नहीं है पहनने का. वेयर नो वन विल अंडरस्टैंड, पुट इट सेफली अवे अंटिल यू आर अगेन ऑन द रिजर्वेशन, इसको सेफली अपने पास रखना जब तक कि तुम रिजर्वेशन में ना जाओ. रिजर्वेशन में जब जाओगे तब वो सही जगह होगा. वियर इट देन व्हेन यू रिप्लेस द सैक्रेड सेज, और तब पहनना है जब तुम रिप्लेस करोगे सैक्रेड सेज को, जो आज तक इसकी सुरक्षा करके रखा है, उसका अंश इसके अंदर डालना है. जब वो चला जाएगा इस दुनिया से तब तुम इसको पहनोगे, अभी अपने पास रखो. ग्रैंडपा टर्न्ड एंड सेट अगेन ऑन द बेड, ग्रैंडपा फिर पीछे मुड़े और बेड पर आकर बैठ गए. वेयरली ही लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द पिलो, और बहुत थक गए थे. थके हुए अंदाज में वो अपने सिर को पीछे की तरफ रखे, पिलो से सटाए, और वो बोले जाओ अब मैं सोऊंगा. मैंने कहा थैंक यू ग्रैंडपा, धीरे से कहा, और उस बैग को अपने हाथ में लेकर वहां से चला गया. उसी रात की बात है, मम्मी और डैडी ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेकर भागे. 2 हफ्ते के बाद मैं अकेला खड़ा था सुनसान जगह पर, लोनली प्रायरी ऑफ द रिजर्वेशन, एंड पुट द सैक्रेड सेज इन माई मेडिसिन बैग. इसका मतलब कि कुछ ही दिनों के बाद मैं अपने रिजर्वेशन पे पहुंचा, क्योंकि मेरे अब नाना जी नहीं रहे, उनको ले जाया गया वहाँ. 2 हफ्ते बाद वहाँ ले जाकर उनका अंतिम संस्कार हुआ, और उनका अंश मैंने उस बैग के अंदर रख लिया, और उसके बाद फिर उसको पहन लिया होगा. तो सबसे पहले जब इसके पिताजी पाए होंगे तो वो भी किसी एक साधु संत इंसान का जो अंश रहा होगा वो उसके अंदर डाल लिए होंगे, और जो भी आने वाला नया जनरेशन रहा होगा वो पुराने वाले का एक पीस जो है वो लेकर इसके अंदर डाल लेता था, और ऐसा उम्मीद करता था कि इससे हमको प्रोटेक्शन मिलेगा, हमारे पूरे फैमिली को प्रोटेक्शन मिलेगा. तो इस कहानी से हम लोग को ये सीखने को मिल रहा है कि आ, हर एक कम्युनिटी का अपना एक परंपरा होता है, अपना ट्रेडिशन होता है, और अपने ट्रेडिशन, अपनी परंपरा, अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर से हम लोग को कभी अलग नहीं होना चाहिए. वो हमारी पहचान है. हम चाहे जितना भी इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज सीख लें, साइंस में कितना भी ज़्यादा मोटिवेटेड होकर डेवलप्ड हो जाए, कितना भी हमारा टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन अपने कल्चर को नहीं भूलना चाहिए. तो यही है कहानी का जीस्ट. थैंक यू.